गरीब विधवा सहेली की शादी में आई दो अमीर सहेली। अमृता अपने ससुराल में रोते हुए अपने आप को हल्दी लगा रही होती है। आज उसकी शादी की पहली हल्दी होती है, लेकिन पास में ही खड़ी हुई उसकी सास और ननंद उसे देखकर उसे उल्टी सीधी बातें बोल रही होती हैं। इस उल्टा ने हमारे खानदान की बदनामी कर दी है। अरे पता नहीं क्या सोचकर अपने आप को हल्दी लगा रही है। इसको तो जरा भी शर्म नहीं है कि एक विधवा को कभी अपने ऊपर हल्दी नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने इसे अपने भाई की शादी करवाई थी। अरे आज अगर हमारे भैया जिंदा होते तो ये देखते ही जीते जी मर जाते। कल मुही कहेंगी, देखो तो सही किस तरह मलमल कर हल्दी लगा रही है खुद को। कल्याणी और सुप्रिया दोनों ही बेचारी शगुन को ताने दे रही होती हैं। शगुन की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने आप को हल्दी लगा रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में दो मॉडर्न लड़कियां गांव के कुछ लोगों से एड्रेस पूछ रही होती हैं। देखिए भाई साहब, मुझे इस एड्रेस पर जाना है, लेकिन ये एड्रेस मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप जरा देखिए ये एड्रेस मुझे कहाँ पर मिलेगा। अगर आपको इस एड्रेस से समझ ना आए तो मेरे पास एक फोटो है, जरा आप उसे देखकर बता दीजिएगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ कहाँ रहते हैं। जैसे ही करुणा फोटो और एलिना एड्रेस दिखाती है, वो आदमी उन दोनों से कहता है, अच्छा तुम दोनों इनका घर ढूंढ रही हो। देखो ये तो दिग्विजय की फोटो है, लेकिन बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी पत्नी इसी गांव में रहती है। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो इनकी शादी हुई थी, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। क्या ये सच है कि मेरी सहेली अब विधवा हो गई है? हे भगवान, बेचारी पर क्या बीत रही होगी। हरिहर ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। क्या हुआ भाई साहब, अब इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? जी, लेकिन अभी तो आपको और भी सच्चाई जानने को मिलेगी। आप एक काम कीजिए, बस यहाँ से सीधा सीधा चलते जाना और आगे जाकर उल्टे हाथ पर मुड़ जाना। वहाँ से तुम्हें सीधे सीधे चलना है और एक नदी किनारे रुक जाना, वहीं पर इनका घर है। हरिहर ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चली जाती हैं। चलते चलते वो दोनों शगुन के घर पहुँच जाती हैं, जहाँ वो दोनों शगुन को देखकर हैरान रह जाती हैं। पहले ये पता चला कि हमारी शगुन विधवा हो गई है, तो अब ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर हमारी सहेली शगुन विधवा हो गई है तो वो अपने आप को हल्दी क्यों लगा रही है? चलो ये तो हमें उसके पास चलने के बाद ही पता चलेगा। अलीना और करुणा दोनों अपनी सहेली शगुन के पास जाती हैं। उन्हें देखते ही शगुन हैरान रह जाती है, जिसके बाद शगुन उन्हें गले लगा लेती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मेरी जिंदगी के इतने बड़े दिन पर तुम मेरे साथ हो। लेकिन तुम दोनों यहाँ कैसे आई? यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? ये सब तो बात की बात है, लेकिन मुझे ये बताओ ये सब क्या चल रहा है? गांव के एक आदमी ने हमें बताया कि तुम विधवा हो गई हो, लेकिन यहाँ तुम हल्दी लगा रही हो जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है। तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं विधवा हो गई हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मेरी शादी हो रही है। लेकिन तुम शादी किससे कर रही हो और क्यों? ये सब कैसे हुआ? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से दिग्विजय को एक कॉल आई। जी गर्ग साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगा और मीटिंग अटेंड कर लूंगा। दिग्विजय बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी शगुन को ये बताने उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर झूमने लगता है। फाइनली मेरी मीटिंग फिक्स हो गई है। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोजेक्ट जैसे ही मैं उन लोगों को दिखाऊंगा, वो सब पागल हो जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। रुकिए, मैं आपके लिए दही शक्कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मुझे अभी ही निकलना होगा, तुम बस मेरे कपड़े पैक कर दो। दिग्विजय एक हफ्ते के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन मौसम के बिगड़ने की वजह से उसकी बस खाई में गिर जाती है और वो दिन उसका आखिरी दिन होता है। उस दिन के बाद से शगुन की सास कल्याणी और सुप्रिया दोनों उसे दिन रात ताने कसने लगती हैं। कहाँ है ये मनहूस? अरे घर के काम दिखाई नहीं देते हैं इसको? दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर में मैं सारे काम कर लूंगी, बस मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। तभी पीछे से कल्याणी उसके बाल पकड़ लेती है। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ महारानी बनकर आई है और तू शान और शौहरत से रहेगी? तेरी अब इस घर में कोई इज्जत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो समय से सारे काम करने होंगे, नहीं तो अपने घर बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जाना।
अपनी सास और ननंद का ऐसा बर्ताव देखकर शगुन हैरान रह जाती है और उनके अत्याचारों को भी सहन करती रहती है। लेकिन एक दिन अचानक शहर से राघव नाम का लड़का गांव में आता है और उसकी मुलाकात शगुन से होती है। शगुन को देखते ही पहली नजर में राघव को प्यार हो जाता है, जिसके चलते वो एक दिन अपने दिल की बात शगुन से कहता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? शर्म करो, मैं एक विधवा हूँ। मुझसे ऐसे बात करते हुए तुम्हें जरा भी लाज नहीं आती? विधवा हो तो क्या, तुम अपनी जीवन की सारी जिंदगी इसी तरह विधवाओं की तरह काट दोगी? अरे तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है। राघव अपनी बातों से शगुन के मन में भी प्यार पैदा कर देता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसकी खबर शगुन के घर यानी उसकी सास और ननंद तक पहुंचती है और वो उसे खूब मारती पीटती हैं। आज के बाद अगर मैंने दोबारा तुझे उस लड़के से मिलते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे जैसी कुलक्षणी औरतों को तो जिंदा ही काट देना चाहिए, लेकिन हमारा एहसान है तुझ पर जो तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं। कल्याणी और सुप्रिया दोनों उसके ऊपर इतने अत्याचार करती, लेकिन फिर भी शगुन ये सब बर्दाश्त करती रहती। जैसे ही राघव को ये सब पता चलता है, वो फौरन उसकी सास और ननंद से बात करने आ जाता है। मैं जानता हूँ कि शगुन विधवा है और गांव में विधवाओं की जिंदगी क्या होती है ये भी मुझे अच्छे से मालूम है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे उसके जीने के अधिकार भी देना चाहता हूँ। मानता हूँ कि लड़की की शादी में उसके परिवार वाले उसे दहेज देते हैं, लेकिन इस शादी में मैं आप लोगों की मांग पूरी करूंगा। जो आप चाहोगे, बस मुझे शगुन चाहिए। लालच में आकर दोनों माँ बेटी रिश्ता पक्का कर देती हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी शादी में आओगी। वैसे भी इस शादी में सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है। राघव जी ने पैसों के चलते मेरी सास ननंद का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन मेरे प्रति उनका अत्याचार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तुम्हारी शादी में तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी दोनों सहेलियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम्हारी ननंद और सास को अच्छा सबक भी सिखाएंगी। वो तीनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद एलिना और करुणा दोनों मिलकर अपनी सहेली की शादी की सभी रस्में अच्छे से करती हैं और उसकी धूमधाम से शादी मनाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया और कल्याणी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं, जिसके चलते एक औरत होकर एक विधवा औरत के ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। वहीं अब शगुन शादी करके अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है और अपनी सहेलियों से मिलती जुलती रहती है। ईशानी अपनी माँ अंजलि के साथ रहती थी। अपनी माँ का बस वो ही इकलौता सहारा थी, क्योंकि अंजलि का पति कुछ सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसा था। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा, आज रहने दे, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ, वो लोग तो शाम तक ही आ पाएंगे, तब तक मैं लौट आऊंगी। हाँ, पर बेटा। माँ, अब आप ज्यादा मत सोचो, मैं आ जाऊंगी। ईशानी अपने आसपास के घरों में झाड़ू पोंछा करके पैसे कमाती थी। उसी की मेहनत से वो घर चल रहा था। ईशानी अपने काम पर निकल गई और वो शाम से पहले ही अपना काम खत्म करके लौट आई। बेटा, तू इतनी जल्दी आ गई? और नहीं तो क्या माँ, तुम्हारी बेटी में स्टिंग एनर्जी है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो जल्दी से तैयार हो जा, बस लड़के वाले भी आते ही होंगे। ईशानी अपने कपड़े बदलकर तैयार हो गई और कुछ ही देर में उसे देखने के लिए लड़के वाले वहां आ गए। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सभी बैठकर बातें करने लगे कि तभी थोड़ी देर में ईशानी सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। अरे बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? हम तो बस अपने घर की होने वाली लक्ष्मी को देखने के लिए आए थे। अपनी सास की बात सुनकर ईशानी शर्मा गई। ईशानी का ये डरा सहमा और शर्मीला सा अंदाज लड़के वालों को पसंद आ गया और वो ईशानी से शादी की बात पक्की कर गए। मेरी बच्ची, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा ही चाहती थी कि तुझे एक ऐसा ससुराल मिले जहाँ तुझे प्यार मिले और वो लोग सच में तुझे अपने घर की लक्ष्मी माने। अब मेरी माँ ने ये दुआ मेरे लिए की थी तो फिर ये पूरी तो होनी ही थी। मेरी बच्ची, अब तो बस तू मेरे आंगन में कुछ ही दिनों की मेहमान है। इस आंगन को अपने रंगों से भर दे ताकि तेरे जाने के बाद तेरी माँ उन रंगों को सहारा बनाकर जी सके। माँ, आप ऐसी बातें मत करो वरना मैं रो पड़ूंगी। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। इसी तरह पता भी नहीं चला कि कब समय बीत गया और आज ईशानी की शादी का दिन था।
ईशानी अपनी शादी के लाल जोड़े में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। हाय, किसी की नजर ना लगे। माँ, आप मुझे एक वादा दो, क्योंकि आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप अपना ख्याल रखने में कोई लापरवाही नहीं करोगी। और हाँ, एक और बात, अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे नहीं छिपाओगी, हर बात मुझसे शेयर जरूर करोगी। हाँ हाँ, पक्का वादा। अच्छा सुन, मैं जो बात कहने आई थी उसे तो तूने मुझे भुलवा ही दिया। कैसी बात? ईशानी के ऐसा बोलने पर अंजलि ने उसके हाथ में एक गैस चूल्हा दे दिया। अब इसका क्या मतलब है? देख बेटा, मेरे पास तुझे देने को ढेरों दहेज तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी अमानत दे रही हूँ। तू जानती नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू इसे किस तरह से इस्तेमाल करेगी। पर माँ, इसका जादू क्या है? मतलब ये कैसे काम करता है? ये इतना चमत्कारी है कि अगर तू इसमें अनाज के चंद दाने भी डालेगी तो वो भी ढेरों और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। मतलब कि तुझे अगर इसमें कोई भी चीज बनानी है तो बस तू बर्तन में वो चीज थोड़ी सी डाल देना और चूल्हे को बोल देना कि तुझे क्या चाहिए, ये तेरे लिए वही चीज बना देगा। शुक्रिया माँ। तभी पंडित की आवाज आई और अंजलि ईशानी को मंडप में ले गई और कुछ ही देर में ईशानी की शादी हो गई। अगली सुबह ईशानी की अपनी ससुराल में पहली रसोई थी। ईशानी के ससुराल वाले भी गरीब ही थे, लेकिन सभी दिल के बहुत अच्छे थे। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, वैसे तो बहुएं अपनी पहली रसोई में ज्यादातर खीर बनाती है, लेकिन हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि खीर जैसी चीज तुझसे बनवा पाए। तो यहाँ चावल रखे हुए हैं, तो सभी के लिए मीठे चावल बना देना। अपनी सास की बात सुनकर ईशानी को उसकी माँ की बात याद आई। माँ ने बोला था कि सिर्फ चंद दाने ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो चीज बनकर तैयार हो जाएगी जो मुझे चाहिए, तो मुझे इसे आज ट्राई करना चाहिए। ईशानी ने अपना जादुई चूल्हे का सेट निकाल लिया, जिसे देख ईशानी की ननंद दीपा बोली, अरे भाभी, गैस चूल्हा तो हमारे भी घर में है, तो आप अपना क्यों निकाल रही हो? ये वाला कुछ खास है, इसीलिए। ईशानी ऐसा बोलकर थोड़ा मुस्कुराई। दीपा को उसकी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती हुई वापस कमरे में आ गई। चलो, अब मैं इस पर कुछ बना कर देखती हूँ। ईशानी ने पतीले में एक मुट्ठी चावल डाल दिए और थोड़ा पानी और चीनी भी डाली। इस तरह से तो कभी किसी ने खीर नहीं बनाई होगी, लेकिन आज मेरी बारी है। हे ऊपर वाले, बस मेरा साथ देना। ईशानी ने ऐसे बोलकर उस पतीले को गैस पर रख दिया। अब जब तक मेरी खीर बनकर तैयार होती है, तब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। ईशानी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी पतीले से खीर की खुशबू भी आनी शुरू हो गई। कमाल है, इसे खोलकर देखती हूँ। उसने जैसे ही पतीला खोला तो उसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार थी। इतनी जल्दी खीर बन भी गई, वाह! इससे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। मुझे और भी चीजें बनानी चाहिए। ईशानी ने अपनी जादुई गैस पर अपनी पहली रसोई में बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाकर तैयार कर दी, जैसे बिरयानी, आलू पूरी और भी वगैरह वगैरह। चलो, अब सभी को ये खाना खिलाकर खुश कर देती हूँ। सभी ईशानी के खाने का इंतजार कर रहे थे। ईशानी खाना लेकर आई और सभी की प्लेट में परोस दिया। खाना देख सभी हैरान हो गए। क्या बात है, आज तो दावत हो गई। वाह ईशानी, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। बहू, ये सब तूने कैसे बनाया? रसोई में तो ना सामान था, ना ही कुछ और। फिर? जानती हूँ माँ, ये खाना मैंने मेरे जादुई गैस चूल्हे पर बनाया है। ईशानी ने अपने चूल्हे के बारे में सभी को बता दिया। वाह बहू, तू तो वाकई मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आई है। भाभी, अब सब्र नहीं होता, जल्दी आप भी बैठिए, हम सभी साथ खाएंगे। सभी ने मिलकर एक साथ वो स्वादिष्ट खाना खाया। वाह बहू, हर चीज का स्वाद ऐसा है कि बस मैं बता नहीं सकता हूँ। शुक्रिया ससुर जी। वाह ईशानी वाह। इसमें मैंने क्या किया, सब तो इस चूल्हे का कमाल है। नहीं बहू, सब तेरा ही कमाल है। सभी ने खुशी से खाना खाया, जिसे देख ईशानी भी बहुत खुश हुई। अब सभी रोज ईशानी की बदौलत घर में अच्छा खाना खाते थे। एक दिन उसे एक सुझाव आया। मम्मी जी, क्यों ना हम इस जादुई चूल्हे से कुछ फायदा उठाएं? कैसे? माँ, अगर हम इससे खाना बनाकर सस्ते दामों पर बेचें तो इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी।
ईशानी की बात उसकी सास को बहुत पसंद आई और फिर तीनों सास, बहू और ननंद ने अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा ढाबा खोल लिया और कुछ ही दिनों में उनका काम चल निकला। बहू, सिर्फ तेरी सूझबूझ की वजह से ही ये सब हो पाया है। आप दोनों के साथ के बिना ये सब आसान नहीं था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ईशानी के घर के हालात बिल्कुल बदल चुके थे। वो अपनी माँ को भी वहीं अपने ही घर ले आई थी और सब मिलकर अपनी ढाबे को चलाते थे और खुशी खुशी रहते थे।